हेलो फिलोस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आई एम मदमक्सी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। इसके अलावा हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं कानून शहादत ऑर्डर पे, वो तमाम की तमाम वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फिलोस, आर्टिकल 1 में हमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सबसे पहले हम शो टाइटल एंड कमेंसमेंट को पढ़ेंगे एंड दैन विल कम टू द एक्सटेंट, बिकॉज जो एक्सटेंट है इट इज़ कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स दैन बोथ ऑफ दीज, तो इसको एंड में पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। हेयर यू कैन सी इंटायर आर्टिकल ऑन योर स्क्रीन। जस्ट मूविंग टू क्लॉज 1। क्लॉज 1 हमें बताता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट या फिर ऑर्डर को किस नाम से बुलाया जा सकता है। तो सिंपली यही बात की गई है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस पूरे ऑर्डर को कानून शहादत ऑर्डर 1984 के नाम से पुकारा जा सकता है। सिर्फ इतना ही बताया कि नथिंग एल्स। मूविंग अहेड, क्लॉज नंबर 3 टॉक्स अबाउट द कमेंसमेंट, यानी किस तारीख पे इस कानून को अमल में लाया गया। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किस तारीख पे इस कानून की इन्फोर्समेंट शुरू हुई, इस पे अमल दरामद शुरू हुआ, कब ये एक्टिव हुआ। तो जो तारीख यहाँ पे बताई गई है दैट इज़ 26 अक्टूबर 1984। इसके अलावा यहाँ पे यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि जितने भी इस ऑर्डर की प्रोविज़न है तमाम के तमाम एट अ टाइम ही जो है वो एक्टिव होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसकी कुछ प्रोविज़न किसी एक तारीख से इफेक्ट ले रहे हो और इसकी कुछ प्रोविज़न किसी और तारीख से। साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं दिया गया था। मतलब ये कि जितने भी मसले मसाइल अदालतों में चल रहे थे बिफोर 26/10/1984 उन पर यह कानून अप्लाई नहीं किया जाना था, बल्कि जो पुराना एविडेंस एक्ट था 1872 वाला, तो वो वाले तमाम मामला जो है उसी के ज़रिए से डील किए जाने थे। मोरवा, हमने रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको अभी भी किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट चेक आउट अ वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू क्लॉज नंबर 2, दैट इज़ एक्सटेंट। तो बेसिकली क्लॉज नंबर 2 हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कौन सी ऐसे टेरिटोरियल लिमिट्स हैं और कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा और कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पर यह कानून एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो क्लॉज में क्लेरिफाई किएगा कि पूरे पाकिस्तान पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद बात की गई है कुछ बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ की। सो आप जो बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ अपने स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे देख पा रहे हैं, इन पर कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होगा, एंड ये जो आप अभी देख रहे हैं इन पर कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा। ये तो थी इस क्लॉज की जनरल मीनिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनकी मीनिंग कुछ हज़रात को नहीं आती समझ में, तो उनके लिए थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होता है बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्ट हो सकते हैं। लोअर जुडिशरी के तमाम कोर्ट्स आ गए एनी कोर्ट के मतलब के अंदर, अपर जुडिशरी के स्पेशल कोर्ट, तमाम कोर्ट्स इस वर्ड एनी कोर्ट के दायरे में आ जाते हैं। ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो तमाम सिविल एंड क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग्स वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि मैं भी आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले फैमिली कोर्ट्स, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एनी कोर्ट, इसके दायरे में फैमिली कोर्ट्स नहीं आते। हालांकि ये जो केसेस डील कर रहे होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन फिर भी कानून शहादत ऑर्डर इन पर एप्लीकेबल नहीं होता। वन में आस्क कैसा क्यों है, तो बेसिकली फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को एफिशिएंट एंड क्विक बनाने के लिए, फैमिली मैटर्स को जल्दी से जल्दी टैकल करने के लिए इन कोर्ट्स को थोड़ी सी फ्रीडम दी गई है बनिस्बत दूसरे कोर्ट्स के, ताकि जो फैमिली के मैटर्स हैं वो जल्द से जल्द टैकल हों और कोर्ट जो है वो QSO एंड CPC की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनमें उलझ के ना रह जाए और केसेस जो है ज़्यादा देर तक ना चलें। ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बाकायदा करते हैं। उनके अपने स्पेशल एक्ट हैं, मोस्टली जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट जो है वो फॉलो किया जाता है। इसी तरह से हमें बहुत से केस लॉ से देखने को मिलता है कि लेबर कोड्स, लेबर लॉज पर भी कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के तहत चलने वाली प्रोसीडिंग्स, तो वहाँ पे भी कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होता एज़ पर सम केस लॉज। इसी के साथ कुछ केसेस हमें बताते हैं कि जो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है उसमें कानून शहादत ऑर्डर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता द एप्लीकेबिलिटी ऑफ QSO। मोरओवर अगर आप क्लॉज 2 के इस पॉइंट पे फोकस करें तो यहाँ पे क्लियरली एंड एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स पर भी कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो अभी तक हमने इस क्लॉज से कोर्ट की मीनिंग तो समझ ली।
नाउ वी आर कमिंग बैक टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग की मीनिंग क्या होती है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, ये किस तरह की प्रोसीडिंग है, इनको भी देखते हैं ज़रा सा। सबसे पहली बात, ये जो टर्म है जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसकी कोई अपनी पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं हमारे लॉ में जिससे इसको एक्सप्लेन किया गया, हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन। तो इससे पहले कि हम इसके जनरल डेफिनेशंस देखें, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं दीगर टर्म्स से जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, सच एज नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो देख लेते हैं पहले वो, ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में। अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इनको सिंपलेस्ट राइटिंग में करके लिखा है, और अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो इतनी ज़्यादा डिटेल में आई थिंक इनको एक्सप्लेन करना इट्स नॉट फिटिंग। सो मूविंग टू द डेफिनेशंस, CRPC के सेक्शन 4 क्लॉज M में इसको एक्सप्लेन नहीं किएगा, बट बताया गया है कि व्हाट इट इंक्लूड्स। बताया गया है कि जितने भी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिनमें एविडेंस ओथ के बेसिस पे ली जा रही है, तो वो तमाम प्रोसीडिंग्स जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है फॉर द जुडिशियल प्रोसीडिंग फ्रॉम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, दो नॉट सो क्लियर, स्टिल यू शुड रीड देम आउट। नाउ थर्ड डेफिनेशन इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, व्हिच सेज अगर कोई ऐसी इंक्वायरी है जो कि किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप बताए, या फिर किसी एक इंसान का किसी दूसरे ग्रुप या कम्युनिटी के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप बताए, तो इस तरह की जो इंक्वायरी है उसके हवाले से ये माना जाएगा कि वो जुडिशियल इन नेचर है, उसकी जो नेचर है वो जुडिशियल है। मीन्स कि आप इस तरह की इंक्वायरी को कह सकते हैं कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ, दैट वाज लीगल रिलेशनशिप। वन में आस्क व्हाट डज इट मीन। तो लीगल रिलेशनशिप ऐसे क्वेश्चंस को इंडिकेट करता है जो कि किसी पार्टी के राइट्स या फिर ऑब्लिगेशंस को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली ने ज़ुबैर को 100 रुपये लोन दिया, तो अली का राइट बनता है कि वो उससे अपने पैसे वापस ले, और ज़ुबैर की ऑब्लिगेशन है कि वो उसे वापस दे। तो अगर कोई ऐसी इंक्वायरी है जहाँ पे हमें ये डिटरमिन करना है कि अली का क्या राइट बनता है, क्या वाकई में अली ने 100 रुपये दिए थे, तो इस तरह के राइट्स को डिटरमिन करना, या फिर ज़ुबैर ने पैसे वापस दिए कि नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन को डिटरमिन करना किसी भी इंक्वायरी में, तो इस तरह की अगर कोई प्रोसीडिंग है तो उसे जुडिशियल इन नेचर माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टर्म है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। अभी जो हम डेफिनेशंस पढ़ के आए वो डेफिनेशंस परफेक्ट नहीं थे। रीज़न बिकॉज कि वो हर सिचुएशन एंड हर स्टैंड पे फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आपको इसकी मीनिंग समझने के लिए एक पर्टिकुलर इशू को देखना होगा कि वेदर इट इज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉट, और आप सहारा लेंगे केस लॉज का, ठीक है। केस लॉज ये कुछ हैं आपके स्क्रीन पे सामने, अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये पढ़ सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा डिटेल में देखना आई गेस इट्स नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस मोमेंट। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग का अपोजिट होता है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बट जस्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, और ये पढ़ना मेरे ख्याल से थोड़ा ज़रूरी है सो दैट यू मे बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ लिटिल बिट। मान लीजिए कल आपके सामने एक सवाल आता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो कलेक्टर इंक्वायरी करता है क्या वो जुडिशियल इन नेचर है या फिर नॉन जुडिशियल है, क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है या फिर नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि नॉन जुडिशियल। इसका मतलब कि वहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की, वो नॉन जुडिशियल इन नेचर होती हैं, ठीक है। साथ में डिपार्टमेंटल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं, जैसे किसी एक ऑफिसर को किसी एक ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किए जाते हैं। या फिर जो यूनिवर्सिटी किसी एक डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन कर रही होती है कि वेदर दिस डिग्री इज़ जेन्युइन और नॉट, तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं, तो वो भी नॉन जुडिशियल इन नेचर रहेगा। एंड जो प्रोसीडिंग्स 176 CRPC के तहत होती हैं वो भी नॉन जुडिशियल होती हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये पता होगा कि एक जज दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक तो जुडिशियल इन नेचर जो कि कोर्ट रूम में बैठकर दो पार्टीज़ के दरमियान में मसले मसाइल हल करते हैं वो, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर जो कि अपने प्राइवेट चैम्बर में बैठकर अपने स्टाफ को अगर कोई अहकाम जारी करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होते हैं। मोरवा, अगर आपके सामने कोई सा सवाल आ जाए कि क्या ऐसी कोई बॉडी हो सकती है जो कि कोर्ट ना हो बट उसके पास जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करने के अख्तियारात हों, तो इसका जवाब आप हाँ में देंगे, क्योंकि एक एग्जांपल है आपके सामने, कस्टोडियन ऑफ द इवेक्यू प्रॉपर्टी अंडर द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1949। क्या होता है, एक बहुत लंबी कहानी है, अभी इसको डिस्कस करने बैठ गए तो 15 मिनट और निकल जाएंगे। आप स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है बस वो पढ़ लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग के सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस एग्जांपल हैं तो वो है प्रोसीडिंग्स अंडर द वफाकी मुहतसिब ओम्बुड्समैन ऑर्डर 1983।
इसके बाद आगे क्लॉज नंबर 2 में एक्सप्रेस बताया कि जितने भी कोसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगे उन पर कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, तो कोसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स की मीनिंग देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं दे आर फॉर्म ऑफ कोसी जुडिशल बॉडीज़, और जो हमारा सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू है, ठीक है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो प्योरली नेचर कोसी जुडिशल होते हैं। सो जो लफ्ज़ है कॉसी, अगर आप इसकी मीनिंग को देखें तो इट मीन्स हाफ। ये पार्शल जुडिशल बॉडीज़ होती हैं, नॉट फुल जुडिशल बॉडीज़ जो कि कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्शली हैं जुडिशल बॉडीज़ हैं एंड पार्शली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेट मी टेल यू। देखिए, ये जो कोसी जुडिशल बॉडीज़ हैं ये कोर्ट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं इन वे कि इनके पास लॉ इन्फोर्सिंग के पावर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से कोर्ट समन करता है ये भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं, बट जो मेन डिफरेंस ये है कि ये स्पेसिफिक एक एरिया से डील कर सकते हैं, इनके पास लिमिटेड जुडिशल पावर होता है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि पार्शल। ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है, इनको क्यों बनाया गया, इसीलिए कि पहले कोर्ट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे कोर्ट। ठीक है, केसेस की बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी, तो कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, और यहाँ पे कोसी जुडिशल बॉडीज़ में जो हेड बैठते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के, तो वो क्या होता है इससे कि वो मामलात को जल्द से जल्द निपटा लेते हैं एंड क्विक रेमेडी मिल जाती है जो भी रॉन्ग्ड होते हैं उनको। तो ये इनके क्रिएशन के बिहाइंड का पर्पस होता है। अब बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स की, तो क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ट्राइब्यूनल्स पर भी कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। ट्राइब्यूनल्स एज ऑलरेडी मेंशन के दे आर फॉर्म ऑफ कोसी जुडिशल बॉडीज़। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्राइब्यूनल्स के जो कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ठीक है, और ये है वो आर्टिकल जिसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल्स आर फॉर्म्ड टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्लॉज 2 के एंड में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जितने भी प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर्स के सामने होंगे वहाँ पे कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा। आर्बिट्रेटर्स कौन होता है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, अपने एग्रीमेंट्स में एक क्लॉज ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं एडजुडिकेशन क्लॉज। इस क्लॉज में ये लिखा होता है कि वो कोर्ट नहीं चाहेंगे इन केस अगर उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन से अपना फैसला करवाएंगे जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। सो फिलोज, अभी अगर हम क्लॉज 2 की टोटल मीनिंग को देखें तो वो कुछ इस तरह से कि कानून शहादत ऑर्डर पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। जितने भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी कोर्ट के सामने या कोर्ट में, उन सब पर कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होगा। कोई कोर्ट मार्शल है वहाँ पे भी, किसी ट्राइब्यूनल में, वहाँ पे भी कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि क्वासी जुडिशल पावर जो है एक्सरसाइज कर रही है उस पर भी, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि जुडिशल पावर एक्सरसाइज कर रही है, तो उन पर भी कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, और किसी पर नहीं होगा अप्लाई तो वो है आर्बिट्रेटर्स। जुडिशल पावर क्या है, वो पावर्स जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग में कोई जज एक्सरसाइज करता है। आई होप गाइज आई हैव असिस्टेड यू लिटिल बिट इन डूइंग योर वर्क। अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।